हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लेकर अभी खबरें आई थी कि आईसीआईसीआई बैंक जो इसके ओनर हैं 74 पॉइंट समथिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास इनकी शेयर होल्डिंग है, वो डीलिस्ट होने वाली है। और इस डीलिस्टिंग को लेकर स्टॉक प्राइस ने सीधा सीधा यहाँ पर उछाल लिया। और मंडे को यहाँ पर 10.45% अपसाइड के बाद बंद हुआ। वैसे उससे पहले भी रैली आ रही थी स्टॉक प्राइस में, और आज थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, मींस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 2.69% से। सो यहाँ एक गैप भी बन गया। और न्यूज यहाँ पर साफ साफ आई थी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शेयर इन फोकस एज बोर्ड कंसीडर्स स्टॉक। हमने यहाँ पर इसको पूरा ओपन कर लिया। तो यहाँ पर बोर्ड कंसीडर्स स्टॉक्स डीलिस्टिंग, बेसिकली यहाँ पर डीलिस्ट करना चाहते थे। अब डीलिस्टिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? डीलिस्टिंग का मीनिंग है कि कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी को मीन्स आईसीआईसीआई बैंक जो इसके ओनर हैं। अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में शेयर होल्डिंग में जाकर देखें तो हमें प्रोमोटर्स में नजर आएगा दैट आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इज द ओनर। और आईसीआईसीआई बैंक के पास 74.85% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सेदारी यहाँ पर एफआईआईज के पास है 8.75%, डीआईआईज के पास है 5.06% एंड पब्लिक के पास है 11.35%। अब यहाँ पर जब आईसीआईसीआई बैंक के पास इतनी हिस्सेदारी है तो आईसीआईसीआई बैंक इसको डिलिस्ट क्यों करना चाहते हैं? डिलिस्ट करने के पीछे कई बार ये भी रीजंस होते हैं कि कंपनी यहाँ पर और ज्यादा अच्छा करना चाहती है, और कंपनी अच्छा कर भी रही है, और कंपनी को लगता है कि हमारी यहाँ पर इट मींस मालिकों को लगता है, प्रोमोटर्स को लगता है कि अपनी ये कंपनी मार्केट में अंडर वैल्यूएशन पर है, ये थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अब जब मार्केट में अंडर वैल्यूएशन में ही है तो यहाँ पर क्यों ना सारे शेयर्स को खुद ही परचेज कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई, इस केस में बायबैक भी तो लाया जा सकता है। तो हमें एक बात को समझना है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है प्रोमोटर्स के लिए किसी भी कंपनी में रखने के लिए वो 75% है। 25% यहाँ पर नॉन प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके पास ऑलरेडी 74.85% है। अब हम यहाँ पर वापस से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 74.85% है। तो बायबैक करेंगे तो ये जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उससे ऊपर चला जाएगा। अब फिर भी सस्ता लगता है अपना शेयर। और सस्ता क्यों लगता है? ऑफ कोर्स सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। अगर हम इस 2 दिन की गिरावट से पहले की बात करें तो 895 से, और क्योंकि यहाँ पर 3-4 दिन पहले लोगों को आइडिया भी लग गया होगा तो कि कहाँ क्या अनाउंसमेंट आने वाली है, और इसीलिए 7.04% बढ़ा भी था फ्राइडे को, और उससे पहले भी थोड़ा सा बढ़ा था गैप के साथ। जनरली प्राइस यहाँ पर 514 के आसपास आया था। तो टॉप से 42% के आसपास डाउन रहना स्टॉक प्राइस का, एंड स्पेशली एट ए टाइम जब स्टॉक मींस मार्केट यहाँ पर रैली दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर कई बार फील होता है कि कंपनी अपनी अच्छी है और सस्ती चल रही है, इतना डाउन पड़ा है शेयर, यहाँ से या तो बायबैक किया जाए। बायबैक करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि 75% मैक्सिमम रख सकते हैं। आप क्या किया जाए? ठीक है यार, अपनी कंपनी को डिलिस्ट करो। जितने भी पब्लिक के पास शेयर्स हैं बचे हुए जो 25% है, उनको खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पर कंपनी को डिलिस्ट कर दो। अब जब कंपनी को डिलिस्ट किया जाता है तो कंपनी को डिलिस्ट करने के पीछे एक और रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि कंपनी को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसको मर्ज कर देंगे जब इसको डिलिस्ट कर देंगे, और जो न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करने हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस बेचना है या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बेचना है, तो इनके लिए जो स्टाफ है उसको अलग से हायर करने के बदले जो आईसीआईसीआई बैंक के पास ऑलरेडी स्टाफ है उसी को यूज किया जाएगा। यहाँ पर इसी तरह के रीजन एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इन दोनों के मर्जर के भी हैं कि जो कॉमन सोर्सेस हैं, जो सोर्सेस हैं, एम्प्लॉयमेंट है या ऑफिस हैं, उनका कॉमन यूज किया जा सके और उनको ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पर ऑप्टिमाइज तरीके से यूज किया जा सके, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। सेम ही चीज यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी सोच सकता है कि अपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सस्ती भी चल रही है मार्केट में, ऊपर से गिरा भी हुआ है, यहाँ से ग्रोथ आनी ही है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, उनको सेल करने के लिए अलग से एम्प्लॉइज हायर करें। उससे बेटर है जो आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉइज हैं उसी को यूज करके और नया माल बेचा जाए। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉइज को यहाँ पर यूज करेंगे और माल बेचेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लिए, तो प्रॉफिट जाएगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। अब ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी अपनी कंपनी है, जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी अपनी नहीं है, सिर्फ 75% अपनी है, 25% तो पब्लिक के पास जा रहा है, तो क्यों जाया जाए? यहाँ आईसीआईसीआई बैंक इस चीज में रिजिड हो सकता है कि भाई हम तो नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारे पास तो 75% हिस्सेदारी है। 100%
यहाँ पर हमारे एफर्ट्स लगेंगे और हमें मिलेगा बदले में कितना 75%, क्यों 25% यहाँ पर नॉन प्रोमोटर्स के पास है। तो इस तरह के केसेस में ये एक कॉम्बिनेशन बनता है सारे रीजंस का कि इसको एक काम करते हैं, सस्ती भी है, इसको मर्जी कर लेते हैं। अब मर्जर के यहाँ पर डीलिस्टिंग के रूल्स क्या हैं? जब डीमर्जर के हम यहाँ पर रूल्स देखते हैं तो एक चीज नजर आती है, डीलिस्टिंग वुड बी सक्सेसफुल ओनली इफ sufficient shares are tendered by public shareholders to reach delisting threshold of 90% shareholding। तो यहां पर ये पॉइंट क्या है? यहां पर ये पॉइंट है कि जो यहां पर पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से इतना टेंडर आया है। अब ये टेंडर क्या होता है? टेंडर होता है जब कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो उसको एक प्राइस डिटरमिन करना पड़ता है और एक प्राइस फिक्स करना पड़ता है। वो प्राइस जब फिक्स होता है तो उसको यहाँ पर पब्लिक में फ्लैश किया जाता है कि हम इस डेट को अपना ओपन ऑफर लेकर आएंगे, जिस किसी ने भी अपने शेयर्स को हमें बेचना है, ओपन ऑफर में टेंडर करना है, तो वो हमें अपने शेयर्स को एक एप्लीकेशन के रूप में दे सकते हैं। और ये ऑनलाइन सारी प्रोसेस होती है। जिनके जीरोधा में अकाउंट है वहां जीरोधा में ऑप्शन नजर आ जाएगा कि आपको अपने सारे शेयर्स यहाँ पर टेंडर करने या नहीं करने हैं। तो वो उस प्राइस पे जब हम टेंडर कर देंगे तो उस प्राइस पर टेंडर होने के बाद वो टोटल देखेंगे कितने शेयर होल्डर्स का हमारे पास यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट से कितने लोगों से यहाँ पर टेंडर आया। वो टेंडर जैसे यहाँ पर बताया गया है 90% से ज्यादा होना चाहिए। तो 90% शेयर होल्डिंग से जब ज्यादा की बात है, यहाँ पर 90% से अगर कम रह गया तो इनका ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अब जब अनसक्सेसफुल अगर हो गया तो फिर करना ही क्यों है? एफर्ट्स लगेंगे, मैनेजमेंट की कॉस्टिंग लगेगी, इतना सारा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होगा कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्लायंसेस के खर्चे आएंगे। तो कोई भी डीलिस्टिंग यहाँ पर अनसक्सेसफुल नहीं करना चाहता। अब पॉइंट ये है कि टेंडर में हर कोई पार्टिसिपेट करे और यहाँ पर शेयर्स को टेंडर में ऑफर करे। जब ये एक प्राइस फिक्स करें तो प्राइस अच्छा खासा होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस कैसे होना चाहिए कि हर कोई जब यहाँ पर एक शेयर प्राइस है और नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो कुछ ना मीन्स काफी सारे लोग कहां पर फंसे होंगे? इस पर्टिकुलर रेंज में फंसे होंगे। आप समझो ये पर्टिकुलर रेंज एक बड़ी सी रेंज है और जब काफी लोग इस प्राइस में भी यहां पर इस लेवल पर बाय किया होगा जो 700 से लेकर 900 के बीच में है, तो ये लोग नुकसान में क्यों ऑफर करना चाहेंगे? ये नुकसान में क्यों बेचना चाहेंगे? कोई भी नुकसान में नहीं बेचना चाहता इस तरह के केसेस में। और तो फिर जब किसी की बाइंग ही 800 है तो और मेजोरिटी ऑफ केसेस में यहां पर नजर भी आ सकता है कि रिटेल पब्लिक के पास इस पर्टिकुलर रेंज में जो 700 से लेकर 900 तक की रेंज है, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ था बड़ा सा, यहां पर बाइंग हो सकती है। अब जब यहां पर बाइंग होगी तो कोई भी नुकसान में बेचना नहीं चाहेगा। वो तो फिर ये कहेगा कि ठीक है हम तो नहीं ऑफर करते और हम तो लेकर बैठते हैं। और जब लेकर बैठेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 90% शेयर होल्डर्स की तरफ से टेंडर नहीं जाएगा और इनका डीलिस्टिंग फ्लॉप हो जाएगा और वापस से शेयर प्राइस ऊपर चलने लगेगा। सेम काम वेदांता में हुआ था। वेदांता का शेयर वीईडीएल बहुत ज्यादा सस्ता चल रहा था, तो अनिल अग्रवाल जी जो प्रमोटर हैं उन्होंने यहाँ पर एक ओपन ऑफर लेकर आए थे और ओपन ऑफर बड़ा सस्ता था और वो सस्ता होने की वजह से लोगों ने बेचने को मना कर दिया। अब जब लोगों ने बेचने को मना कर दिया तो उनका डीलिस्टिंग कैंपेन ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने रैली की क्योंकि उसमें वर्थ थी। यहाँ पर माइनिंग में जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनके प्राइसेस बढ़ने थे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी थी। तो सेम चीज यहाँ पर भी नजर आती है। तो ऐसे में अगर मैनेजमेंट को अपने इस डीलिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो उसको एक ओपन ऑफर वो लेकर आना पड़ेगा जहां पर ऑलमोस्ट एवरीवन कंपनी को अपने शेयर्स बेचने को तैयार हो। अब जब यहां पर प्राइस कितना है, एक बड़ी सी रेंज है यहां पर और बड़ी सी रेंज में 800 इज ए कॉमन प्राइस जो इसका एवरेज प्राइस है। तो 800 से नीचे मेरे हिसाब से ये ऑफर नहीं आना चाहिए। और ऐसे में इसीलिए क्योंकि ओपन ऑफर हमेशा हायर साइड पर आएगा, अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो हर किसी को करंट प्राइस पर यहां पर खरीदने की होड़ सी लग जाती है कि अभी मौका है, इसको यहां पर परचेज कर लेते हैं, 800 के आसपास ओपन ऑफर आएगा वहां बेच देंगे। अब जनरल पब्लिक को ये सब बातें समझ में नहीं आती, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को ये सब बातें समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि शायद पढ़ा नहीं होता और डिटेल में जाकर इन चीजों को समझा नहीं होता। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस को हमारे पास अगर शेयर हैं तो अगर इस पूरी न्यूज को यहाँ पर डिटेल में समझा जाए तो क्यों ये बातें समझना इतना मुश्किल है? ये बिल्कुल भी समझना मुश्किल नहीं है और यहाँ से चीजें ऊपर ही जाती हैं। यहाँ पर मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, विवेक भाई मैं इतने % प्रॉफिट में हूं, मैं निकल रहा हूं, इसमें से निकल जाते हैं, विवेक भाई बस आप हाँ बोल दो।
मैं कहता हूँ कि एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप वीडियो देख लेना और वीडियो देखने के बाद में आप खुद से समझ लेना कि क्या करना चाहिए। अपने यहाँ पर अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट में आता है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर और प्रॉफिट है, व्हाई नॉट? और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो कर रहा है और उसके पास जब अपना पैसा है ना, तो वो उस पैसे को बाकी कंपनीज परचेज करने के बदले जो अपनी ही कंपनी जहां पर बहुत ज्यादा इमेंस ग्रोथ है उसी को परचेज करना चाहता है। इसी तरह का एक डिसीजन यहां पर लिया भी गया था आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, जहां आईसीआईसीआई बैंक ने साफ साफ बोला था 1 मंथ बैक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शेयर गेन्स 10% एज आईसीआईसीआई बैंक ओकेज स्टेक रेज इन द फॉर्मर। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक उसका भी ओनर है और एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, तो उसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाने की बात कर रहा है। हम वो किसी और कंपनी को परचेज करने के बदले उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो यहाँ पर अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग क्यों ना बढ़ा ले, क्योंकि पता है हमसे ग्रो करना है। तो सेम ही काम जो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में करना चाहता है, सेम चीज वो यहाँ करना चाहता है। अब यहाँ पर और शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए मार्केट से बढ़ा नहीं सकते, 75% ऑलरेडी लेकर बैठे हैं। अब इसका एक ही तरीका है, डीलिस्ट किया जाए, सबको बेचा जाए, सबसे माल खरीद लिया जाए। तो ऐसे में ये चीज बिल्कुल जनरल है, जब भी इस तरह का डीलिस्टिंग ऑफर आता है हमें ये देखना चाहिए कि कहां तक का ऑफर आ सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के केस में जिसका बिजनेस डायरेक्टली मार्केट की रैली से लिंक है, अब मार्केट क्योंकि यहां पर अप ट्रेंड में है, मैंने अप ट्रेंड में क्यों है इस तरह की वीडियो आज ट्विटर पे भी बनाई थी। ट्विटर पे 3 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाकर डाली थी मॉर्निंग में कि मैं क्या कर रहा हूं इस टाइम पर और कैसे आपको भी करना चाहिए। तो ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, द विवेक सिंघल करके अपना हैंडल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सारी चीजों को समझकर करते हैं तो यहाँ एक छोटी सी बात रहती है कि स्टॉक प्राइस में अभी दम है, यहाँ से हो सकता है 1-2 दिन और कंसोलिडेट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वापस से नीचे जाएगा। और ये स्टॉक प्राइस यहाँ से जो इसकी रेंज है, मिडिल रेंज है, मैं आपको मिडिल रेंज एक बार बता देता हूं। दिस इज द मिडिल रेंज जहां इसने बार बार आकर टच किया है मैनी टाइम्स। एक हमने वापस से मैं आपको बताता हूं, एक बार ब्रश पिक करता हूं। सो दिस इज फर्स्ट टाइम यहां पर क्लिक इसने टच किया, फिर यहां वापस से टच किया, फिर यहां टच किया, क्रॉस करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने सेम रेंज को टच किया, फिर यहां पर सेम रेंज को इसने बार बार टच किया। सो 800 इज द लेवल जहां तक तो इसने जाना ही है। मैं कहता हूं अगर ओपन ऑफर अच्छा आया तो ओपन ऑफर करंट प्राइस से तो ऊपर आने वाला है, अगर नीचे आया तो कोई ऐसे ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और पार्टिसिपेट जब कोई नहीं करेगा तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और सक्सेसफुल नहीं होगा तो जो जनरल इसकी रफ्तार है उसके हिसाब से ऊपर चला जाएगा। तो 800 तो इसका जाना तय है, करंट प्राइस से लेकर 600 से लेकर 800 तक यहाँ पर 33% का यहाँ पर अपसाइड है, इसको खोने की जरूरत नहीं है। काफी लोग अंडर प्रेशर है, काफी लोग प्रेशर भी डाल रहे थे, विवेक भाई बस एक बार हाँ बोल दो आप इससे निकल जाते हैं, दूसरे में डाल देते हैं। यहां पर समझदारी दिखाने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि ऐसे में जब तक हम चीजें नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके पास तक टाइमली सारी इंफॉर्मेशन इस तरह के केस में मैं अपने जो स्टडी है उसको रख सकूं, बट समटाइम्स आई एम नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे मैंने ट्विटर पर डाला भी था कि कल ऐसे ही पापा से मिलने का मन किया तो चले गए, और यही एक फ्रीडम है जो स्टॉक मार्केट देता है। मीन्स एनी डे एनी टाइम यू कैन गो एनीवेयर, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, और इसी को हम एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, दैट हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कहीं बंधे हुए नहीं है, जो मन में आएगा वो करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमें इस बात की लिबर्टी देता है, और स्टॉक मार्केट हमें इस बात की लिबर्टी तभी दे सकता है जब हम सीखते रहें। सीखना जरूरी है। जैसे मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस सब चीजों को शेयर करो, उनको वीडियो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ, सीखते रहो, मैं सिखाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।